हाय गाइस। सो आज हम साइंस एंड टेक पीटी 365 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ नोबेल प्राइज। सो पहला टॉपिक देखते हैं, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2022। सो ये नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, एंड दिस अवार्ड was given to Carlo R. Bartolozzi from USA, Morten Melden from Denmark, and K. Barry Sharpless from US। तो आगे जाने से पहले थोड़ा सा नोबेल लॉरिएट्स के बारे में एक ट्रिविया देख लेते हैं। तो ये जो नोबेल लॉरिएट्स हैं उसमें से के बेरी शार्पलेस हैं, उनका ये सेकेंड नोबेल प्राइज़ था। इससे पहले भी वो एक नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं इन 2001 फॉर हिज वर्क ऑन कायरली कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो अगेन ये भी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड नोबेल प्राइज़ था जो इन्हें मिला था। सो ओवरऑल अगर हम टैली में देखें ऐसे लोगों की जो 2 बार नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, तो ही इज़ द फिफ्थ पर्सन। इससे पहले मैडम क्यूरी, लिनियस पॉलिंग, जॉन बर्डीन एंड फ्रेडरिक सेंगर ये अवार्ड जीत चुके हैं। राइट, सो ये छोटे से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर ये क्लिक केमिस्ट्री है क्या। तो के बैरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डन ने बेसिकली फाउंडेशन रखी क्लिक केमिस्ट्री की। तो क्लिक केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट रिएक्टिंग देम। सो केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को कई बार कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना इज़ अ टफ टास्क। तो वहाँ पे ये जो क्लिक केमिस्ट्री है ये हमारे काम आती है। जनरली हम अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो हम कैसे बनाते हैं, उनको आपस में रिएक्ट कराते हैं। जितना रिएक्शन होता रहेगा उतना बड़ा वो मॉलिक्यूल्स बनता है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स के शेप है वो चेंज हो जाते हैं। सो क्लिक केमिस्ट्री की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, हमें चाहिए थे ऐसे मॉलिक्यूल जिनका शेप सिमिलर रहे लेकिन बस उन्हें ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे हम क्लिक केमिस्ट्री को लेके आते हैं। जैसे आपने गाड़ी की सीट बेल्ट देखा है कि एक लेट्स से पैसेंजर को एक सीट से हमें ज्वाइन कराना है, तो हम क्या करते हैं, एक सीट बेल्ट लगा देते हैं और क्लिक करवा देते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट जैसे ज्वाइन होती है तो क्लिक की आवाज़ करती है। तो वही सेम चीज़ हम लोग लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए भी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेस पेयर का इस्तेमाल किया, एजाइड और एल्कलाइन। ये एजाइड और एल्कलाइन जो है ये मॉलिक्यूल्स को इन्होंने अटैच किया उन 2 लार्ज मॉलिक्यूल्स के जिन्हें ये ज्वाइन कराना चाहते थे। सो एजाइड और एल्कलाइन मॉलिक्यूल्स को इन्होंने कैटेलाइज किया। कैटेलाइज मतलब एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा केमिकल जो कि रिएक्शन के अंदर जाता है, सपोर्ट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, कि वो रिएक्शन से जैसा था वैसा ही बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने यूज किया कॉपर कैटेलाइज एजाइड एल्कलाइन साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पे एक कॉपर का एडिशन किया गया जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को हेल्प करना। तो ये कॉपर ने रिएक्शन को हेल्प किया, एजाइड और एल्कलाइन जो है इनको ज्वाइन कराया, और जैसे ही ज्वाइन हो गया हम देखते हैं 2 लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनकी हमें जो स्ट्रक्चर था वैसा का वैसा ही चाहिए था, उनको हमने बिना किसी स्ट्रक्चर चेंज के ज्वाइन करवा दिया। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट क्लिक केमिस्ट्री। यही चीज़ था, इसमें याद रखना कैटलिस्ट हमने कॉपर का यूज़ किया है, एजाइड एल्काइन पेयर को ज्वाइन कराया है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। अब जो थर्ड नोबेल लॉरिएट थे कार्लोन बार्टोजी, उन्हें ये नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। सो उन्होंने ये जो फाउंडेशन रखी थी के बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेंडल ने, जो क्लिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी थी उसके ऊपर बिल्डअप किया। उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री को यूज किया इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो बहुत बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनको मैप करना, जो कि जनरली इल्यूसिव होते हैं, जिनका नाम हम बोलते हैं ग्लाइकैंस। तो दीज इल्यूसिव बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। तो इनको मैप करने में इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया था, और इन रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिकली नाम दिया गया था बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पढ़ा था क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में लिंकेज क्या है। तो क्लिक केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हम उसको बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन कह रहे हैं। सो याद रखना ये चीज़ नॉर्मल जो केमिस्ट्री है सेल्स की उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, सिर्फ मैपिंग का काम है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो इससे हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स बना सकते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स कई बार हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो हम उन्हें स्टॉप करा सकते हैं। हम रिसेप्टर लिगैंड्स बना सकते हैं, फार्मास्यूटिकल, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फोटोस्टेबलाइजर। तो जितने भी आप केमिकल बेस्ड रिएक्शन सोच सकते हो वहाँ सब जगह इसका एप्लीकेशन है।
नेक्स्ट, मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डीएनए एंड क्रिएटिंग यूनिक मटेरियल। और लास्टली, हमारे सेल्स के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो कैसे मूव कर रहे हैं, इस सब को भी ट्रैक करने में हेल्प करेगा, और साथ साथ जो कैंसर बेस्ड ड्रग्स हैं उनको और इम्प्रूव करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। यहाँ हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, ग्लाइकेन। तो ग्लाइकेन्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ग्लाइकेन्स हमने डिस्कस किया था कि ये सरफेस के ऊपर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में ये है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड्स। दीज आर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, कार्बोहाइड्रेट मतलब काइंड ऑफ शुगर, तो शुगर बेस्ड पॉलीमर है, मेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है हमारे सिस्टम के जितने भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं, चाहे एनर्जी स्टोरेज हो गया या सेल का स्ट्रक्चर हो गया, वहाँ सब जगह हमें इन ग्लाइकेन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस वॉज द नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री इन ईयर 2022। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिक केमिस्ट्री। आगे चलते हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022। तो ये अवार्ड दिया गया था फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद entangled photons and establishing Bell inequality and pioneering quantum information science। तो ये 3 एस्पेक्ट्स से जिसके ऊपर ये नोबेल प्राइज दिया गया। अब प्राइज किसको दिया गया था, तो अवार्डीज का नाम है एलन एस्पेक्ट्स फ्रॉम फ्रांस, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए एंड एल्टन जिंगलर फ्रॉम ऑस्ट्रिया। सो क्वांटम फिजिक्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। अगेन, ये जो नोबेल प्राइज इस चीज़ को बताता है कि क्वांटम जो फिजिक्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये क्वांटम एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल किया। सो सबसे पहले आपको पता है क्वांटम फिजिक्स क्या है। दिस इज द फिजिक्स एट द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। जब हम उस लेवल पे चले जाते हैं तो हमारे जो न्यूटन के लॉज जो हैं, जो गवर्न करते हैं, 3 लॉज ऑफ न्यूटन, वो नहीं लगते हैं, एंड फिर वहाँ से एक नया डायमेंशन ऑफ फिजिक्स स्टार्ट होता है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स में भी हम 2 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट। सुपरपोजिशन मतलब ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में कोई भी जो इवेंट है वो या तो 0 या 1 की फॉर्म में होता है, यानी या तो वो इवेंट होता है या नहीं होता है। लेट्स से फ्लिप ऑफ अ कॉइन, तो या तो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी आउटकम। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम देखते हैं कि एक और स्टेज आ जाता है, यानी ऐसा स्टेज जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट एक साथ 0 भी है और 1 भी है। सो यानी अगर मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो लेट्स से मैंने कॉइन फ्लिप किया, तो जब वो कॉइन हवा के अंदर फ्लिप कर रहा है तो उस पॉइंट पे वो 0 भी है और 1 भी है। सो दैट इज हाउ द क्वांटम फिजिक्स गिव्स अस अनदर वेरिएबल विच इज 0 and 1 एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स हो गए। नेक्स्ट, सो यहाँ पे जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, इन लोगों ने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जो सेकेंड प्रिंसिपल है क्वांटम फिजिक्स का, विच इज एंटैंगलमेंट। तो एंटैंगलमेंट क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक एटॉमिक पार्टिकल है, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई फोटोन भी हो सकता है, 1 and 2। तो अगर हम इन 2 पार्टिकल्स को एंटैंगल कर दें तो इससे एक रिलेशन इन दोनों के बीच में डेवलप होगा, जो कि रिलेशन ऑल्दो अपोजिट है बट कंसिस्टेंट है। मतलब लेट्स से अगर ये बॉल 1 जो है ये रेड है, तो ऑटोमेटिकली बॉल जो है वो बॉल 2 है वो ब्लू ही होगी। तो ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, क्वांटम एंटैंगलमेंट, जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। फिर चाहे आप रेड को कहीं दूसरी गैलेक्सी में ले जाके रख दो और 2 को अर्थ के ऊपर ही रखो, तो अगर हमें 2 का पता है कि 2 जो है ब्लू है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता रहेगा कि 1 जो है रेड है। तो दिस इज क्वांटम एंटैंगलमेंट, कि अगर आपको एक पार्टिकल के बारे में पता है तो आपको दूसरे पार्टिकल के बारे में भी प्रॉपर्टीज पता हो जाएंगी, क्योंकि जब भी क्वांटम एंटैंगल्ड होते हैं कोई 2 पार्टिकल्स, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है एग्जैक्टली अपोजिट होती है। तो दिस इज क्वांटम एंटैंगलमेंट प्रिंसिपल, और इसको इन लोगों ने यूटिलाइज किया फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या है कि आप एक ऐसे पार्टिकल का ट्रांसफर कर रहे हो जिसका आपका स्टेट अननोन नहीं है, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। तो यहाँ पे आप इसको इस फिगर के थ्रू समझ सकते हो क्वांटम टेलीपोर्टेशन वर्क कैसे करेगा। कि लेट्स से हमारे पास 2 क्वांटम एंटेंगल्ड पेयर है, ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, ये आपस में क्वांटम एंटेंगल्ड थे। लेट्स से मैंने 1 पार्टिकल को इस गैलेक्सी से बाहर भेज दिया, सिमिलरली जो 4th पार्टिकल उसको दूसरी किसी गैलेक्सी में भेज दिया।
एंड अब जो सेकेंड और थर्ड जो बचे उनको हमने क्वांटम एंटैंगल कर दिया। तो जैसे मुझे पता है कि 2 और 3 क्वांटम एंटैंगल हो गए और मुझे ये भी पता है 1 और 2 क्वांटम एंटैंगल है, तो इसके मदद से हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि 1 पे क्या है और 4 पे क्या है, क्योंकि हमें पता है 3 और 4 की प्रॉपर्टी क्या है, 2 और 3 की प्रॉपर्टी क्या है और 1 और 2 की प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं तो उसका क्या क्वांटम स्टेट है। दिस इज क्वांटम टेलीपोर्टेशन। नेक्स्ट, आल्टन जिंगलर जो तीसरे नोबेल लॉरिएट थे, उन लोगों ने यूज किया टू डेमोन्स्ट्रेट क्वांटम एंटेंगलमेंट स्वैपिंग, यानी 2 पेयर्स ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स दैट नेवर मेट, यानी ये वाला 1 और 4 का जो स्टेट है हम लोगों ने बिना उनके किसी एंटेंगलमेंट के फिर भी हम लोग जान पाए। ठीक है, सो दिस इज द क्वांटम टेलीपोर्टेशन। नेक्स्ट, हमने इसमें एक और एस्पेक्ट पढ़ा था, बेल इनइक्वालिटी। तो बेल इनइक्वालिटी को ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज क्वाइट टेक्निकल, तो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उतना ही देख लेना। सो बेल इनइक्वालिटी से हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करने में मदद मिलती है बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स इनडिटर्मिनेंसी। सो जनरली क्वांटम के अंदर हम देखते हैं कि इनडिटर्मिनेट स्टेट होता है कि एक ऑब्जेक्ट 0 1 है, वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बेल इनइक्वालिटीज हमें यही चीज़ डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है थ्रू हेल्प ऑफ सम सीक्रेट इंस्ट्रक्शन और हिडन वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स भी बोला जाता है। तो इतना ही जानना के लिए हमारे लिए ज़रूरत है, इससे ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो फिर क्वांटम फिजिक्स के अंदर ज़्यादा डीपर डाइव करना होगा। सो लिमिट आवर सेल्फ टू दिस पॉइंट ओनली। नेक्स्ट, अब इसके यूसेज क्या हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, क्वांटम नेटवर्क्स पढ़ चुके हैं, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। सो ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल है। इसके साथ फाउंडेशन ले डाउन कर रहा है फॉर रिसर्च इन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2022। अगेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और एक न्यू इमर्जिंग फील्ड है साइंस एंड टेक में। सो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन इस पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज। So Nobel Prize in Physiology or Medicine for the year 2022. So this prize was awarded for discovery concerning the genome of extinct hominins and human evolution. So human evolution की जो मिस्ट्री है उसको अनकवर किया है और जो ह्यूमन जैसे दिखने वाले ह्यूमन से प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी उनको उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके थ्रू उनकी जो मिस्ट्रीज हैं और उनसे हमारा जो रिलेशन है उसको अनरेवल किया है इन्होंने। तो अवार्ड किसको दिया गया था? अवार्ड दिया गया था सवान पावो को, जो एक स्वीडिश जेनेसिस्ट है। सो ही सीक्वेंस द जीनोम ऑफ निएंडरथल, एन एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन। सो प्रेजेंट डे ह्यूमन जिसको मॉडर्न ह्यूमन के नाम से जानते हैं या टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि होमोसेपियंस, तो उससे रिलेटेड स्पीशीज थे। ठीक है, नॉट डायरेक्टली द इंसेस्टर बट रिलेटेड स्पीशीज। सो यहाँ पे इन्होंने यूज किया जेनेटिक इंजीनियरिंग का टू आइडेंटिफाई द डीएनए सीक्वेंस और उससे हमारा जो रिलेशन है इन होमोनाइन से उसको पता लगाया। तो इन्होंने एंशियंट डीएनए को अनरेवल किया है। एंशियंट डीएनए के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जैसे कि आप जानते हो जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए के अंदर, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसके अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। लेकिन एंशियंट डीएनए के साथ प्रॉब्लम ये होती है, ये जो न्यूक्लियर डीएनए स्पेसिफिकली ये डिग्रेड होता रहता है, शेप चेंज करता रहता है, तो इसलिए इससे इंफॉर्मेशन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विच वाज लिमिटिंग द जेनेटिक इंजीनियर्स फ्रॉम ट्रेसिंग या कार्विंग आउट डीएनए फ्रॉम एंशियंट स्पेसिमेंट्स। तो सवान पावो ने क्या किया, इन्होंने यूज़ किया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो एज यू नो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल ऑल्दो ट्रेस अमाउंट में है लेकिन सिग्निफिकेंट है टू अंडरस्टैंड दिस जेनेटिक एवोल्यूशन बिटवीन डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 16,500 बेस पेयर होता है, तो सिग्निफिकेंटली जो बेस पेयर्स है वो कम है कंपेयर टू द न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन एडवांटेज यहाँ पे आता है कि ये ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ही स्टडी किया और इन्होंने पता लगाया कि निएंडरथल जो है वो डिस्टिंक्ट है मॉडर्न डे ह्यूमन से। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो निएंडरथल जो लोग थे
जो ह्यूमन जैसे अपीयर करते थे, दे मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका और यूरोप के अंदर बस गए अराउंड 400,000 years ago and then went extinct around 30,000 years ago. ठीक है, सो इनके काफ़ी स्पेसिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, निएंडरटल के बहुत सारे स्पेसिमेंट्स हमें यूरोप के अक्रॉस मिले हैं. सो स्पेसिमेन मतलब उनकी पुरानी हड्डियां, अवशेष जो है हमें मिल चुके हैं इनके, तो इनसे डीएनए निकालना काफ़ी कंपैरेटिवली इजी था. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो था वो एनालाइज किया और उनसे इन्होंने बताया कि निएंडरटल हमसे डिस्टिंक्ट है. और एक और इन्होंने पार्ट इसके अंदर या डेवलपमेंट इसके अंदर ये किया कि इन्होंने एक और ह्यूमनाइन स्पीशीज जो थी उसके बारे में भी बताया, विच वॉज कॉल्ड एज डेनिसोवा. तो डेनिसोवा का जो डिस्कवरी है 2008 में हुआ था फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया. तो जब ये स्पेसिमेन मिला था तब एक बहुत छोटा फिंगर स्पेसिमेन मिला था. ठीक है, तो इनके जो स्पेसिमेन है बहुत कम अमाउंट में है, तो ये चीज़ याद रखना, लिटिल स्पेसिमेन है इनके. और वो जो थोड़े बहुत स्पेसिमेन मिले थे उसी से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो डेनिसोवा है इनका जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है जो मॉडर्न डे ह्यूमन है होमोसेपियन से और निएंडरटल से, दोनों से सिमिलर डिफरेंट है. इससे पता लगा कि ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज थी. तो ये जो डेनिसोवा के 2008 के बाद कुछ एक स्पेसिमेंट्स मिले हैं, तो कंपेयर करें अगर निएंडरटल डीएनए से या निएंडरटल स्पेसिमेन से, तो इनके जो स्पेसिमेन हमें मिले हैं डेनिसोवा के वो बहुत ही कम है. और मिले कहाँ पे है, तो ये जो ईस्टर्न एशिया है वहाँ पे मिले हैं. ठीक है, इस रीजन के अंदर मिले हैं. और सवांते पाबो के जो रिसर्च है उससे ये भी पता लगा कि निएंडरटल और जो डेनिसोवा है ये जो होमोसेपियंस है उनके साथ मेटिंग कर रहे थे. इसी कारण हमें जो मॉडर्न डे ह्यूमन है उसके अंदर जो निएंडरटल डीएनए यूरोप की साइड जो लोग हैं उनके अंदर मिल जाता है 1 to 2%, और जो एशिया की साइड, साउथ ईस्ट एशिया की साइड जो लोग हैं उनके अंदर 1 to 6% डेनिसोवा डीएनए मिल जाता है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि जो मॉडर्न डे ह्यूमन है उसके अंदर इनके डीएनए भी मिल रहे हैं. नेक्स्ट, अब इनके जो वर्क है उससे क्या सिग्निफिकेंस रहा, तो पहला एक नया डिसिप्लिन बना एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, पेलियोजेनोमिक्स, विच इज द स्टडी ऑफ द जीन्स ऑफ एंशियंट और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अभी तक पूरा जो एंथ्रोपोलॉजी हम स्टडी कर रहे थे वो जनरली स्पेसिमेंट्स के जो बोन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हम जीन के हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट, दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सटिंक्ट होमोनाइंस, कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, कैसे उसका माइग्रेशन हुआ. साथ ही साथ हमें कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस के बारे में भी पता लगता है, जैसे निएंडरटल जीन होने से हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है कुछ इन्फेक्शंस के लिए थोड़ा बेटर हो सकता है. सिमिलरली डेनिसोवा का जो वर्जन है जीन, एक उसके अंदर जीन था EPSA1. तो ये जो EPSA1 है इसकी वजह से जो साउथ ईस्ट एशिया या जो तिब्बत साइड के जो लोग हैं उनके पास एक एडवांटेज आता है फॉर सर्वाइवल एट हाई एल्टीट्यूड. सो वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर पा रहे हैं एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ दिस जीन जो कि डेनिसोवा से मिलता है. सो दिस वॉज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर द ईयर 2022. इसके साथ थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियर डीएनए में. तो देखो, न्यूक्लियर डीएनए जो है हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये जो डीएनए है ये कॉम्बिनेशन से मिलता है हमें. मदर और फादर का जो डीएनए है उसका कॉम्बिनेशन जब होता है तब हमें न्यूक्लियर डीएनए मिलता है. और न्यूक्लियर डीएनए जैसा कि आप जानते हो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और लीनियर होता है. ठीक है, लैडर लाइक लीनियर स्ट्रक्चर है. और बेस पेयर्स हम लोगों ने देख लिए, काफ़ी ज़्यादा बेस पेयर्स होते हैं इसमें, ऑलमोस्ट 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये मदर से ही मिलता है. ठीक है, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मदर से आता है, और ये शेप जो है इसका सर्कुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का. और बेस पेयर हम लोगों ने देख लिया, बेस पेयर इसमें 16,500 होता है. तो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे गलती हो गई विजन IS से, ये चीज़ रिवर्स होना चाहिए था. ठीक है, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेना. सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस न्यूक्लियर डीएनए एंड द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. सो वी आर डन विद द नोबेल प्राइजेस पार्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका थोड़ा रिविजन अच्छे से कर लेना बिकॉज देयर इज अ हाई चांस कि इनमें से कुछ पूछा जाए. So that's all for this session. Thank you.